नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आखिरी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। मैं आदर्श शुक्ला फिर रोज की तरह आपकी पॉलिटी की क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम पढ़ेंगे भारत भाग एक, भारत का राज्य संघ क्षेत्र। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और पढ़ते शुरू करते हैं। तो संविधान का जो भाग एक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये भारत के संघ और उसके संबंध क्षेत्र के संबंध में प्रावधान करता है। तो भारत का संघ क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि विश्व में कई राष्ट्र हैं, जैसे कि रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। ये सभी जो कंट्री हैं वो कई राज्यों का समूह है। तो जैसा कि भारत भी 28 राज्य, 7 इस समय वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो इसके लिए प्रावधान किए गए जो वो अनुच्छेद एक में एक एक के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो भारत है, भारत को इंडिया भी कहा जाता है, तो भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और यद्यप संविधान की संरचना संघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग करने के पीछे 2 स्पष्ट कारण बताए हैं। जो संविधान सभा थी उसने इसके 2 स्पष्ट कारण बताए हैं। पहला, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का परिणाम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान में रूस है, तो रूस और यूक्रेन जो है वो एक समझौते का परिणाम है। और जैसे ही समझौता यूक्रेन ने चाहा समझौता तोड़ के वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत में जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत संघ में जो राज्य एक बार शामिल हो जाएंगे वो फिर पुनः बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और अब वो भारत संघ का राज्य हो चुका है। अब वो भारत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकता। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रूस में या चीन में जब चाहे वो अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन भारत के किसी भी राज्य को, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 से पहले भी ये अधिकार नहीं था कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले। अनुच्छेद 1(2) में का संबंध राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से है, जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो और इसके बाद आता है अनुच्छेद 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। जो 1(3) है उसमें राज्य के क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र व अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में पूर्ण रूप से कुछ ही राष्ट्र थे जो 4 भागों में A B C D या का खा गा घा में वर्णित किए गए थे। और जो 562 देशी रियासतें थी और प्लस 3 अन्य राज्य, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर भारत संघ में शामिल किया गया। तो इसी के तहत राज्य जो पहले से प्राप्त थे वो राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश गवर्नर प्रांत थे या देशी रियासतें जो भारत में विलय हो चुकी थी 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ उससे पहले, और संघ के क्षेत्र और फिर अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए। अर्जित में वही जम्मू कश्मीर आपका आता है और जूनागढ़ और हैदराबाद। वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। और भारतीय संघ तथा भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर, भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र शामिल है जिस पर उस समय भारत की प्रभुता का विस्तार था। इसमें 2 बातें कही गई हैं, देख सकते हैं आप कि जो भारतीय संघ है, भारत के राज्य क्षेत्र के में अंतर क्या है। तो भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ में भागीदार है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को जब विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया, तो भारतीय संविधान में
370 और 35 धारा 35 जोड़ी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे और कहा जो जम्मू कश्मीर का था जो सेना और दूरसंचार और बाह्य राज्यों से संबंध, ये 3 अधिकार भारतीय संघ को दिए गए थे। बाकी जो जैसे कि गवर्नरी प्रांत थे, अवध हो गया, मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया या अन्य राज्य जो गवर्नरों द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत को प्रदान किए गए थे, उन पर वही कानून लागू हुए जो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू हुए। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उन समय भारत का प्रभुत्व का विस्तार हुआ था, और संघ क्षेत्र पर प्रशासन के लिए नियम और विनिमय राष्ट्रपति बनाते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। कोई अन्य क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा विधिक न्याय गमन संधि अधिग्रहण व विजय द्वारा अर्जित किया गया वह भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत में जो कार्यपालिका है वो जब कोई नियम या कानून बनाती है, भारतीय संसद जो कोई नियम कानून बनाती है उसको आखिरी मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए संपूर्ण कानून जो संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र पर लागू होंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों में प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि भारत के स्वतंत्र होने के कई वर्षों बाद जैसे गोवा, छत्तीसगढ़ इन सबको भारत संघ में शामिल किया गया। तो ये जो अनुच्छेद 2 है ये यही व्यवस्था करता है कि संसद किसी भी भारत से बाहर के राज्य को भारत संघ में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 में संसद द्वारा यह संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को एक कानून बनाकर उनको नए राज्य नए जो राज्य होंगे उनको भारत संघ में शामिल करेगी। 53वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा देकर देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे। जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की स्थिति थी उसमें भारत मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 9 और देशी रियासतों की संख्या 552 थी। देशी रियासतों की संख्या 600 थी, जिसमें से 552 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गई, और 542 रियासतों में 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जूनागढ़, सबसे पहले जूनागढ़, तो जूनागढ़ में जो जूनागढ़ का नवाब था वो मुसलमान था और वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता जो थी वो अधिकारियत हिंदू थी और वो भारत में मिलना चाहती थी। तो वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में वह भारत में विलय किया गया। हैदराबाद उस समय जो है पूर्ण रूप से समृद्ध और काफी आर्थिक रूप से मजबूत था। तो सरदार जो भारत के उस समय प्रांतीय मंत्री या जो प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, उनकी नजरें हैदराबाद पर पूर्ण रूप से लगी हुई थी, लेकिन वहां का निजाम पाकिस्तान में हैदराबाद का विलय या स्वतंत्र राष्ट्र चाहता था। इसको देखते हुए जो सरदार पटेल जी थे उन्होंने और वहाँ पे जो 2 स्थानीय कारण थे सबसे बड़े भारत में विलय होने के, वो ये थे कि वहाँ पे एक रजाकार गुट उत्पन्न हुआ जो हिंदुओं को मारने काटने लगा, और उसका जो लीडर था रज्जाक, वो भी काफी हिंदुओं से नफरत करता था। और जो सरदार पटेल थे उन्होंने कुछ वहाँ के स्थानीय किसानों को काफी उकसा दिया था, जिससे कि वहाँ पे आंतरिक अशांति फैल गई। और जो आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए जो सरदार पटेल जी थे उन्होंने मुंबई से जो भारतीय मिलिट्री थी, भारतीय सेना थी, उसको पुलिस के भेष में ऑपरेशन पोलो नाम देकर आंतरिक अशांति को कम करने के उद्देश्य से वहां पर अपनी सेना को भेज दिया।
जो पुलिस बेस में थी, और वो 3 दिन में रजाकारों का अंत करके और जो वहाँ के नवाब थे उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और हैदराबाद का भी विलय जो है वो भारत में हो गया, और विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उस समय मोस्टली राजा हरि सिंह का शासन था, और उनके जो वफादार मुस्लिम मंत्री थे वो भी काफ़ी वफादार थे, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों पर ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता थी, और जो भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना थी उसकी कमान पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी। तो जब पाकिस्तान में जिन्ना द्वारा जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है जो आज हम पीओके बोलते हैं, उसमें कवालियों के रूप में कुछ आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए भेज दिया गया, जिससे हरि सिंह परेशान होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगने आए। तो ने अपने मंत्री को मदद मांगने भेजा, जिसके पहले जो पटेल जी थे उन्होंने कहा कि आपको पहले भारत संघ में शामिल होना पड़ेगा, तब हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए विशेष उपबंध करके भारतीय संविधान में 370 जोड़ा गया था, और जो उनके बाह्य जो विदेशी मामले और दूरसंचार और सेना संबंधी अधिकार थे वो भारत सरकार ने अपने पास रख लिए थे। इस तरह से जम्मू कश्मीर का भी विलय हुआ। और इसके बाद और फिर देशी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री पटेल जी द्वारा अपनी कूटनीति के प्रयासों के परिणाम स्वरूप दूरदर्शी नीति के कारण हुआ, और भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने में स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों के एकीकरण करके भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में का, खा, गा, घा में बांटा गया। ये सभी संख्या में 29 थे। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी भी राज्य से उस राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्य के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य के निर्माण की शक्ति संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है तथा किसी अन्य राज्य सीमा को उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 जो है वो प्रावधान करता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उस जो राज्य है उनमें अगर कोई जैसे कि पहले जो का, खा, गा, घा में थे, फिर उसके बाद फजल अली आयोग और उसके बाद एबीपी आयोग द्वारा जो आधार दिया गया वो 4 आधारों पर, धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। अगर किसी राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर या प्रशासनिक आधार पर विविधता पाई जाती है तो उसको जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत उस राज्य का सीमा निर्धारण भारतीय संसद कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाब को 3 पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। हरियाणा मोस्टली हिंदी भाषी राज्य है, और पंजाब एक धार्मिक सिख लोगों का राज्य, और चंडीगढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो क्षेत्र और धर्म और भाषा के आधार पर जैसे आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देख सकते हैं, जो भारत के 12 जिले पहाड़ी जिले थे, उत्तर प्रदेश के जो 12 पहाड़ी जिले थे उनको प्रशासनिक दृष्टि से देखते हुए भारत का उत्तर प्रदेश के 2 भाग कर दिए गए और उत्तराखंड निर्माण कर दिया गया। इसी तरह आप देख सकते हैं बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य क्षेत्र और उनमें परिवर्तन का अधिकार है। राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि परिवर्तन है राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जो राज्य का नाम परिवर्तन है वो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र और उसकी सीमा और उसके नाम को प्रभावित करता है तो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास राय जानने के लिए, यदि किसी राज्य में विधान के बारे में कोई विधेयक संसद में अनुच्छेद 3 के तहत पेश किया जा रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उस राज्य की राय जानने के लिए उस विधेयक को
उस राज्य के विधानमंडल में भेज सकता है। राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद को बाध्यकारी नहीं है। यदि वो राज्य अगर उस विधेयक का विरोध भी करता है तो इसके लिए राष्ट्रपति या जो इसका मोस्टली समय होता है उसके अंदर उसको विचार अपना देना होता है। अगर वो इसका विरोध करता है या इसमें कोई ऐसी बात कहता है जो आपत्तिजनक है, तो राष्ट्रपति और संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वो उस राज्य विधानसभा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव है उसको अमान्य घोषित कर दे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 4। यह स्पष्ट किया गया है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, जैसे कि 2 में है कि किसी नए राज्य को शामिल किया गया, उसको क्या शक्तियां, क्या प्रशासनिक अधिकार दिए गए, और 3 में किसी जो भारत के मोस्टली राज्य हैं उनकी सीमा निर्धारण और उनके प्रावधान है, उसके अधीन नए राज्यों की स्थापना, उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उसकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए संसद संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव कर सकती है। ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। जो राज्यों के लिए राज्यों के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी संसद द्वारा, उसे मोस्टली संविधान का संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसके बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तहत किसी भी अन्य साधारण विधि की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय दक्षिण भारत में श्री रमल्लू जी जो थे वो कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर निर्मित करने के लिए अमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे कि वो 58 दिन तक अनशन पर बैठे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सबसे पहले जो आयोग बना उसे धार आयोग कहते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एम के धार की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया। भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न पर धार आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। जो भारत का जो दक्षिण भारत के लोगों द्वारा भाषाई आधार पर राज्य की मांग थी, उसको धार आयोग ने पूर्ण रूप से नकार कर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण की बात कही। फिर इसके बाद आते हैं अगली समिति होती है JBP। तो इसमें 3 नाम होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पटाया सीता JB, और वल्लभ भाई पटेल, बी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पटाया सीतारमैया। धार आयोग की सिफारिशों के पश्चात भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस के JBP समिति ने 1948 में दिसंबर 1948 में गठित की गई। जेपी समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में सरकार के समक्ष पेश की। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पटाया सीतारमैया, ये 3 नाम, ये कांग्रेस सरकार द्वारा नामित एक समिति थी जो दिसंबर 1948 में गठित हुई और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया। उन्होंने जो भाषाई आधार पर मांग थी उसको अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कोटल्ली श्री रमल्लू जी कांग्रेस का निधन हो गया था, जिसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को विवश होकर भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था। इसके पश्चात स्वतंत्र प्रांतों के बचे हुए क्षेत्रों को तमिल भाषी राज्य के रूप में रखा गया। सन 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। इसके बाद आता है फजल अली आयोग।
अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन भाषाई राज्य के पुनर्गठन की मांग और अधिक तीव्र हो गई। अब जो है अन्य राज्य भी भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग करने लगे, अधिक तीव्र हो गई, जिसके पश्चात भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग में अन्य 2 सदस्यों में एम फणिक और एच के कुंजरू शामिल थे। फजल अली आयोग ने 1953 में इनका गठन हुआ और 1955 में इन्होंने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी, जिसमें प्रमुख प्रावधान थे। इन्होंने कहा किसी नए राज्य का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि इसको हम एक शब्द में प्रशासनिक बोल सकते हैं। इन्होंने 4 आधार दिए थे। उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन तत्कालिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई राज्य बनाना असंभव है जिससे पूर्ण एक भाषी हो, क्योंकि ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि भारत में हर जगह पे हर भाषा बोलने वाले अलग अलग, जैसे कि अवध क्षेत्र में बोला जाता है कि कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। तो 4 कोस पे यहाँ पे जो बोलने की भाषा है वो लोगों की भाषा बदल जाती है और 1 कोस पे पानी बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राज्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है कि उसमें पूर्ण एक ही भाषी हो। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं भाषा के आधार पर भाषणी और संस्कृत एकरूपता, जो आगे चलकर धार्मिक आधार बना। राज्य का वर्गीकरण भाग का, खा, गा आदि में करना अनावश्यक है, उन्होंने एक भाग में शामिल किया जाना चाहिए। और फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों का निर्माण और सिफारिश की गई, जिसमें 3 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। इन्होंने 16 राज्यों का, जो भारत स्वतंत्र हुआ था तो 4 का, खा, गा, घा राज्य थे, उनके स्थान पर 16 नए राज्यों का सरकार को प्रस्ताव दिया निर्माण का। सरकार के द्वारा 1956 की आयोग की अनुशंसा पर कुछ परिवर्तन करते हुए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप 1956 से 14 नए राज्य और 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। 14 नए राज्य कौन थे? पहला असम, दूसरा बिहार, तीसरा बम्बई और चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां पंजाब, 6ठा उत्तर प्रदेश, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां केरल, 9वां मद्रास, 10वां मैसूर, 11वां उड़ीसा, 12वां पश्चिम बंगाल, 13वां राजस्थान, 14वां आंध्र प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहला दिल्ली, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, 5वां अंडमान, 6ठा लक्षद्वीप निकाय अमीन द्वीप समूह। बेरूबारी संघ। अब कुछ न्यायिक मामले भी इसी के संदर्भ में ये न्यायिक मामले। बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया था कि संविधान संशोधन के पश्चात ही कोई राज्य किसी अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ वो अपने किसी भी राज्य के आदान प्रदान कर सकती है। तो बेरूबारी संघ में कहा गया था कि संविधान संशोधन के द्वारा ही ये संभव है। नवें संविधान संशोधन 1960 द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था। 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर भी बोला जाता है, बांग्लादेश को, जिसमें 10,000 वर्ग फीट का क्षेत्र बांग्लादेश को और बांग्लादेश से 6,000 वर्ग फीट का क्षेत्र भारत को प्राप्त हुआ था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा राज्य कब बनकर तैयार हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य किस समय बनकर तैयार हुआ और कौन से राज्य। और
इसमें जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा है 1 नवंबर 1966 और जो दिल्ली एनसीआर है वो आपका पहले यूटी बना 1956 में और एनसीटी बना 1992 में। सिक्किम को 16 मई 1975 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत का कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको आगे काम देगा। थैंक यू गाइस, आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त होती है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो करना मत भूलें, और अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।